एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड द अबॉलिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का अर्जन और नागरिकता का विखंडन जो करते हैं वो किस तरह से होगा, इस वीडियो में आज हम पूरा देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। देखिए क्या कहता है। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड अबॉलिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंट। इसके कहने का मतलब है नागरिकता जो संशोधन अधिनियम जो है 1955 का, उसके लागू होने के बाद जो अर्जन है एक्विजिशन, यानी कि जो करने का है एक्विजिशन और अबोलिशन, उसके द्वारा जो इम्प्लीमेशन हुआ है वो इसमें ही हुआ है। यानी कि नागरिकता किस तरह से ख़त्म होगी और किस तरह से जो है लीव प्राप्त की जा सकती है, उसका जो जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सब जो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में हुआ है। द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 8 टाइम्स टिल नाउ, और ये एक्ट जो है 8 बार सुधारा जा चुका है। और दिस अमेंडमेंट एज फॉलोज, और ये अमेंडमेंट क्या है आज मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी में वही सब लिखा है, हिंदी मीडियम वाले अच्छे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, पहले मैंने हिंदी में समझाया था लास्ट वीडियो, ठीक है ना। फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957। पहला अमेंडमेंट कब आया था? वो 1957 में आया था। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960, यानी कि जो ये हमारा निरस्त, जिसे कहते हैं रिपीलिंग, निरस्त मतलब कि ख़त्म कर देना, ठीक है ना, एवं संशोधित अधिनियम 1960, इसमें कुछ चीज़ें जो है निरस्त कर दी गई थी, ठीक है ना, इसलिए निरस्त इसे रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1960 कहते हैं, ठीक है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1985 1986 का है, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1992, फिर 2003, और फिर 2005 और 2015। और शायद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें करंट का नहीं लिखा है। करंट का जो हमारा अभी हुआ है 2002 में एनआरसी एंड सीएए के द्वारा, वो भी सिटीजनशिप में थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे सब हिंदी में लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। इसे इंग्लिश में देख लीजिए। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यानी कि जो एक्ट हमारा 1955 आया था, जिसमें अर्जन का ये प्रावधान जो है रखा गया था कि नागरिकता किस तरह प्राप्त होगी, उसमें 5 तरह से रखा गया है। बाय बर्थ, हेरिडिटरी, बाय हेरिडिटरी, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरली और फील्ड इंक्लूजन से हम जो है नागरिकता को 5 तरह से जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पांचों तरीके क्या हैं। ये देखिए, बाय बर्थ, पहला है हमारा बाय बर्थ, जन्म से कैसे प्राप्त करेंगे। ए पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1947 इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। सीधी सी बात है, पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो 1 जुलाई 1947 के बाद अगर इंडिया में रह रहा है, उसको अगर नागरिकता चाहिए तो उसका कोई सा भी एक पेरेंट, अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का सिटीजन है, यानी कि इंडिया का सिटीजन है, तो वो भी जो है क्या माना जाएगा, इंडिया का जो है नागरिक माना जाएगा, या उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। यही सब इसमें लिखा है, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। भारत में 1 जुलाई 1947 या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। चलिए अब देखते हैं बाय डिसेंट, यानी कि किसके द्वारा, वंश के आधार पर, यानी कि वंशानुगत किस तरह से हम जो है प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर December 10, 1992 कैन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट इफ हिज फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। इसमें कई सारी कंडीशंस आप ध्यान से देखिएगा। वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसके पिता जो है उस टाइम पे जो है भारत के नागरिक हैं। पिता के अनुसार वंश का जो आधार है वो पिता के अनुसार है, ठीक है ना। इफ ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर December 3, 2000। अब ये ध्यान रखना, 2003 में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें जो लागू हुए थे December 3, 2004 में बहुत से अमेंडमेंट लागू हुए हैं, उसमें जो है बहुत से जो है कैंसिलेशन किए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, इफ ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर December 3 December 2004 हैज़ टू एक्वायर सिटीजनशिप, his or her parent have to declare that minor does not hold a passport of another country and his birth is registered at an
इंडियन कॉन्सुलेट विद 1 ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है ना। 3 दिसंबर 2004 के अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, यानी कि मान लो उसे सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, और वो उसके पेरेंट्स जो है अभी भी जो हैं क्या हैं, पंजीकृत हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं इस टाइम भी जो है भारत के जो है सिटीजनशिप है, तो उसको मिल सकती है अगर उसके वंश के आधार पर, अगर उसके माँ बाप या उसके माता पिता इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसके पास कोई भी पासपोर्ट अनदर कंट्री का नहीं है, यानी कि वो किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, वंश के आधार पर, सॉरी ये हिंदी में हिंदी में आपने सब पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है ना। और ये अब हमारा नेक्स्ट आता है बाय रजिस्ट्रेशन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ए पर्सन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ इट बिलोंग्स टू एनी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली। ठीक है ना। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है ना, जो कोई भी जो है नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, यानी कि कोई भी अवैध प्रवासी ना हो जो बाहर से आकर के रहने लगते हैं, ठीक है ना, को भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में संबंधित हो। ठीक है ना। कहने का मतलब है केंद्र सरकार किसी को भी, जैसे कोई फॉर्म भर दिया जाता है उस तरह से आप पंजीकरण करा सकते हैं, और केंद्र सरकार उस आवेदन को जो है आगे बढ़ा भी सकती है, पास भी कर सकती है, अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हों तो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ठीक है ना। पहले ये जो डेट थी 7 वर्ष की, पहले, अब तो फिलहाल ये 7 वर्ष कर दी गई, पहले 6 मंथ थी, उसके बाद ये 5 ईयर्स हुई, उसके बाद ये हो गई 7। ठीक है ना। तो 5 6 5 7 इसका क्रम है, मंथ, ईयर और ईयर। ठीक है ना। तो भारत मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ठीक है ना। 7 वर्ष रह चुका वो भर सकता है पंजीकरण का फॉर्म। और वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रात्रपण देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, सेम बात है, और 7 वर्ष पूर्व भारत में रहना चाहिए चाहे उसने विवाह ही क्यों ना किया हो। माइनर चिल्ड्रंस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, और वो भी जो है पंजीकरण के द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। एनी पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एज एंड कैपेसिटी एंड हिज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, यानी कोई व्यक्ति जो पूरी क्षमता का हो, यानी कहने का मतलब 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो वो भी पंजीकरण कर सकता है। और आपने पैसे लास्ट स्लाइड में देखा, आपने देखा वंश के आधार पर, उसमें भी यही बात करी गई है, और उसमें जो है गारंटी की जो है बात कही गई है। ठीक है ना। वंश के आधार पर। और ये शपथ, ये मैंने मेनली मोस्टली यूपीएससी वालों के लिए लिखी है, और एग्जाम्स में आनी तो मुश्किल है। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ शपथ क्या लेते हैं। मैं अमुख्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की विधि का पालन करूंगा तथा भारत के नागरिक के दायित्व का निर्वहन करूंगा। और ये इंग्लिश में लिखिए हमारा, आई सो प्लेस दैट आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हैव एलिगेंस टू इट। आई विल फॉलो द लॉ ऑफ इंडिया एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया विल डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन ऑफ। ठीक है ना। ये पूरी ओथ हमारी जो है एक सिटीजन को लेनी पड़ेगी जब वो पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता को प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं नेचुरली किस तरह, प्राकृतिक रूप से किस तरह एक इंसान जो है, यानी कि एक नागरिक जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है इंडिया की। यानी केंद्र ए पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही एंड शी is ordinarily resident by of India for 12 years throughout 12 months preceding the date of application and 11 years in the aggregate। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब। fulfills all qualification in third schedule of Indian Citizenship Act। कहने का मतलब एक पर्सन जो है तभी नेचुरलाइजेशन से जो है प्राप्त कर सकता है यदि वह ऑर्डिनली इंडिया में 12 साल रह चुका हो। ठीक है ना। और कहने का मतलब 12 मंथ तो तब, 12 मंथ पहले तो तब रखना है कि जब आपने जो है प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन फार्म भरा हो। ठीक है ना। 12 मंथ तक वो जो है चलेगा उसका सिस्टम। उससे पहले आप 11 साल रह चुके हों, ठीक है ना, फॉर्म भरने से पहले, तो उस तरह जो है आप नेचुरली जो है प्राप्त कर चुके हैं। और ये सीधा ऐसा कुछ नहीं है कि पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा, ये भी फॉर्म है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से, कहने का मतलब केंद्र सरकार इसमें जो है आपको सहायता देगी, केंद्र सरकार से आप जो है सीधा सीधा आवेदन कर सकते हैं। वह व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 महीने के लिए 12 साल के लिए भारत का मूल निवासी है, आवेदन की तारीख से पहले और कुल मिलाकर 11 साल तक। ठीक है ना।
समझ गए आप। और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताएं रखता हो जो तीसरी अनुसूची में दी गई हैं। ठीक है ना। बाय रीजन, बाय रीजन यानी कि क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, किस तरह जो है एक क्षेत्र का व्यक्ति जो है मान सकता है। ये तो बहुत आसान है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स स्पेशल पर्सन बिलोंगिंग सो टू दैट रीजन टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ए फॉरेन टेरिटरी बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि यदि गवर्नमेंट जो है किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला देती है, एग्जाम्पल है सिक्किम, सिक्किम को अपना राज्य बना चुकी है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको दे चुकी है, तो वो जो है डिक्लेयर करेगी कि किस तरह से अब उसके जो पर्सन्स होंगे वो भी क्या होंगे, उसके जो है नागरिक माने जाएंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दी हो तो, ठीक है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है ना। चलिए अपने लेक्चर की तरफ आगे देखते हैं। आपको मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पौंडीचेरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप ऑफ पौंडीचेरी ऑर्डर 1962। यानी कि जब पौंडीचेरी को फ्रांस ने, पौंडीचेरी को जो है भारत को सौंप दिया था फ्रांसीसियों ने, तब क्या हुआ, उसके जो लोग रहने वाले थे उनको जो है ऑटोमेटिकली क्या है, भारत की नागरिकता जो है प्राप्त हो गई। दिस ऑर्डर वाज इशूड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सीधी सी बात है, ये चीज़ जो है 1955 के एक्ट के अंदर में आती है। ठीक है ना। 1954 में उसको सौंपा था। ठीक है ना। और ये सब मैंने हिंदी में लिखा है। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है। ठीक है ना। उसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया और यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अवॉल्यूशन ऑफ नागरिकता, यानी कि किस तरह नागरिकता की जो है समाप्ति की जा सकती है। वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा एंड सी यू।